हाँ बच्चों, तो पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था अपना स्फेरिकल मिरर वाला पार्ट, है ना। स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बच्चों शीट से तुमने? हाँ बेटे। हाँ बच्चों, आवाज आ पा रही है मुझे? हाँ सर, आ रही। स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं किए भैया शीट से? पूरा नहीं हुआ? ओके, कर लो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व, प्रैक्टिस करते जाओ। उसी से वाकई में अपनी कमांड आएगी। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी? रिफ्रैक्शन। हम अभी मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात कर रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ। तो हमें पता है भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड द नॉर्मल lie in the same plane। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? स्नेल्स लॉ। वो क्या कहता है कि रेशो ऑफ साइंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant for a given pair of medium। और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है इन मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसी के बराबर होता है। और लाइट की स्पीड आपको अगर किसी मीडियम में लिखनी है तो वो स्पीड जो होती है वो पता है कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट इंसिडेंट हुई है।
जिस मीडियम में लाइट की स्पीड v1, तो ये वैल्यू बराबर आ जाएगी n2 बाई n1 के। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, n1 इंटू साइन आई बराबर है किसके, n2 इंटू साइन आर। देखो कुछ ऐसा, ये फॉर्मूला क्या बताता है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे एंगल कम बनेगा, उस एंगल का साइन कम होगा। जैसे ये दो मीडियम हैं n1 n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और आपने क्या किया, किसी एक मीडियम में लाइट को इंसिडेंट किया, रिफ्रैक्ट होकर के लाइट दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या होगा भाई, ये रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन में आएगा। अब यहाँ पे इन एंगल्स को देख करके क्या आप बता सकते हो क्या कि n1 और n2 में से कौन सा ज्यादा है? n2। n2 ज्यादा है ना? सिंस I is greater than R, that means n1 is less than n2 for the above diagram. और n1 n2 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, मीडियम 1 में जो स्पीड होगी लाइट की वो मीडियम 2 से ज्यादा होगी। That is speed of light in medium 2 is lesser than speed of light in medium 1. हम क्या कहेंगे, we say that medium 2 is optically denser than medium 1. Medium 2 is optically denser than medium 1. अब देखो ये फॉर्मूला हमें कुछ बातें तो बताता है, क्या कि अगर लाइट रे को हमने नॉर्मली इंसिडेंट कर दिया मीडियम 1 में, क्या वो सीधी निकल जाएगी क्या बच्चों? क्योंकि इस केस में आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना रख दिया है, 0। तो फिर n1 और n2 की कुछ भी वैल्यूज हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r की वैल्यू भी 0 ही आएगी irrespective of
values of n1 and n2, है ना? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे कि रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। We say that refraction has happened, but it is not accompanied by deviation. This is refraction without deviation. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम्हें कहूं कि अच्छा, what will be the deviation due to refraction? डेविएशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन की बात अगर हम करेंगे तो वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ I माइनस आर, है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ I माइनस आर। और जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल की अपन बात कर रहे हैं, मान लो क्या है, ये कोई बाउंड्री है और एक रे ऑफ लाइट जो है वो मान लीजिए कि √2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में ट्रेवल कर रही थी और या ऐसा मान लो कि एयर में ट्रेवल कर रही है और 45 डिग्री एंगल पे वो इंसिडेंट है और √2 और एयर की बाउंड्री पर वो इंसिडेंट होती है। तो हमें पता लगाना है क्या? फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन and the angle of deviation। तो बड़ी आसानी से इसको आप पता लगा सकते हो। बताओ बच्चों, क्या क्या आंसर आएंगे दोनों के? 30 degree. 30 degree angle of refraction will be 30 degree। 1 into sine 45 is equal to √2 into sine r। तो 1 by √2 इक्वल टू √2 into sine r। साइन r की वैल्यू आ जाएगी 1/2। r आ गया 30 डिग्री और r 30 डिग्री आ गया तो डेविएशन कितना आ जाएगा? 15 डिग्री का। और इस केस में डेविएशन क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा? हाँ सर। रे जो है वो बेंड होकर के ऐसे चली जाएगी, है ना? ये एंगल 30 डिग्री आ रहा है। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसे रह जाता। तो ये एंगल कहलाएगा कितना? 15 डिग्री। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। अब देखिए, जैसे मान लो कि there is a principle called as principle of reversibility।
ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर एंगल पर लाइट को इंसिडेंट किया और वो रे क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, आई एंगल पे इंसिडेंट किया, आर एंगल पे रे रिफ्रैक्ट होती है। तो अगर मान लो मैं रे को रिफ्रैक्टेड रे के अलोंग इंसिडेंट करूं, तो वो इंसिडेंट रे के अलोंग रिफ्रैक्ट हो जानी चाहिए। हाँ सर। इफ रे इज incident along a refracted ray, then the incident ray will get converted into the refracted ray. हाँ, इसको बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब देखिए भाई, जैसे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हम लेते हैं, और ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मान लो हमने लिया कुछ, इसकी थिकनेस है टी, और मैंने क्या किया, किसी एंगल आई पे एक लाइट रे को इस पर इंसिडेंट कर दी। तो हमें पता लगाना है, फाइंड द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आप कुछ मान लीजिए एन या एयर ही मान लो ऐसा। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग एयर का ही मान लो, 1 ही मान लो।
तो कैसे करेंगे बच्चों इसको? देखो, पहले स्नेल्स लॉ लगा दें अपन फर्स्ट सरफेस पे। तो हो जाएगा 1 × sin I is equal to refractive index of glass into sin R। तो sin R की वैल्यू आ जाएगी sin I डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो मतलब क्या होगा, रे जो है वो बेंड हो जाएगी और किसी एंगल R पे ट्रेवल करने लगेगी। अब ध्यान दो, जब ये अपोजिट फेस पे जाकर के इंसिडेंट होती है तो क्या उस जगह पर एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से R बन जाएगा क्या? पैरेलल, दोनों फेसेस पर नॉर्मल पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये एंगल बराबर हो जाएगा। अब रे को किधर ट्रैवल करना है बेटे? एयर से गई थी ग्लास में, अब ग्लास से वापस किधर जाना है? एयर में। मान लेते हैं कि रे किसी ई एंगल पे इमर्ज होती है, तो आप दोबारा जब स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन R is equal to refractive index of air into sin E। इसका मतलब E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? या आप सिंपली इस इक्वेशन को इधर वाली इक्वेशन से कंपेयर करो। देखो, यहाँ NG sin R लिखा हुआ है, यहाँ भी NG sin R लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 1 × sin E और इधर लिखा हुआ है 1 × sin I। तो क्या ये दोनों आप एक्सप्रेशन बराबर होने चाहिए? क्या हम बोल सकते हैं E की वैल्यू I के बराबर ही आएगी बच्चों? E की वैल्यू I के बराबर ही आएगी, इसका मतलब क्या हो गया? ये रे इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल रिफ्रैक्ट हो जाए। क्या ये बात समझ में आती है? मतलब हम कहेंगे कि डेविएशन, नेट डेविएशन ड्यू टू स्लैब इज 0, क्योंकि स्लैब से 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ ना बेटे। एक बार इस स्लैब ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन किया और एक बार स्लैब ने क्या किया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन किया। तो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन फॉलोड बाय क्लॉकवाइज डेविएशन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, तो नेट डेविएशन कितना हो गया? 0। अच्छा, लेकिन देखो क्या हुआ है, यहां पर इंसिडेंट रे, अगर ये स्लैब नहीं होती तो क्या होता? जिस डायरेक्शन में रे इमर्ज हुई है उसी डायरेक्शन में रे ट्रेवल करती जाती, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ गैप आ जाता। इन दोनों के बीच में क्या आ जाता? कुछ गैप आ जाता। और ये जो गैप होता बेटे, इसको क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट। लैटरल मतलब परपेंडिकुलर। तो जिस डायरेक्शन में रे जा रही थी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रे शिफ्ट हो गई।
है ना। तो क्या हम ये शिफ्ट पता कर सकते हैं क्या? और एक बात ध्यान रखो बेटा, ये लैटरल शिफ्ट तभी सेंस बनाएगा जबकि क्या है, जबकि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हो। और वो पैरेलल हमेशा होंगी अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हो रहा है और उसके दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? देखो एक और डायग्राम अपन बना लेते हैं नया। मान लो ये आपकी ग्लास स्लैब हो गई, और इस पे यहाँ पे रे इंसिडेंट होती है, उसका रिफ्रैक्शन होता है, फिर वापस इसका रिफ्रैक्शन। इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। अच्छा, किसी को फॉर्मूला याद है क्या इसका बच्चों, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला? किसी को लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला याद है बच्चों? अरे भाई कहाँ हो तुम सब लोग, कुछ आवाज नहीं आ रहा है भाई किसी का। देखो कैसे लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला हम अपन बनाएंगे। देखो ये होता है ना बेटे लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। हाँ सर। टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ये जो बी पॉइंट है यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को नाम दे दो सी, और ए पॉइंट को यहाँ से आगे एक्सटेंड कर दो और इस पॉइंट को नाम दे दो कितना, डी। ये एंगल आई है, ये एंगल कुछ आर है ना। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल ए बी डी में पहुंच जाओ आप। क्या लिखोगे? कॉस आर इज इक्वल टू ए डी बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए बी,
तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डी डिवाइडेड बाई कॉस आर। मतलब ए बी कितना आ गया, ए डी को लिख दिया थिकनेस टी डिवाइडेड बाई कॉस आर। ये ए बी की वैल्यू इतनी आ गई। एक बार ए बी आ गया तो नाउ लुक एट ट्राइंगल ए बी सी। तो यहां पर बीसी जो है वो है शिफ्ट, बीसी इज शिफ्ट। यही पता करना है आपने, लैटरल शिफ्ट जिसको। तो ट्राइंगल एबीसी कंसीडर करें। अब देखो बेटे, ये एंगल आई है तो ये वाला पूरा एंगल आई होता और ये एंगल कितना हो जाता, आई माइनस आर। तो साइन आई माइनस आर को क्या लिखेंगे, बीसी डिवाइडेड बाय ए बी। क्या बीसी ही लैटरल शिफ्ट है, तो बीसी की वैल्यू आ जाएगी ए बी साइन आई माइनस आर। और ए बी को लिख देंगे टी बाई कॉस आर। तो आपके पास लैटरल शिफ्ट की क्या वैल्यू आ जाएगी, टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है बच्चों, है ना। और देखिए, मान लो हमें कहा जाए कि एक ग्लास स्फेयर है और उस ग्लास स्फेयर की रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं कितना है, 5/4 के बराबर है। या 5/4 सही नहीं रहेगा, इसको अपन मान लेते हैं 4/3 मान लेते हैं। और हमने क्या किया, एक लाइट रे को इस पर इंसिडेंट किया और कितने एंगल पे इंसिडेंट किया बच्चों, हाँ, 53 डिग्री एंगल पर हमने इसको इंसिडेंट किया। तो हमें पता करना है क्या,
find the time in which incident ray emerges out of the glass slab. And also find the deviation produced by the glass sphere. तो क्या ये कैलकुलेट कर पाओगे बच्चों? सर एक डाउट है, बोलो बेटे। ऊपर लैटरल शिफ्ट वाला था ना, उसमें वो T/1 - 1 वाला भी एक फॉर्मूला है ना, T/1 - 1 रिलेटिव। बेटे वो वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनवा रहे होते हैं ग्लास स्लैब से। हाँ अच्छा, ये है ना? कह दिया। ये क्या है? एक सिंगल रे है, उस सिंगल रे के पाथ में कितना शिफ्ट हो गया है, ये वो है। हाँ हाँ? सर समझा। इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस करो बेटे।
बेटे डेविएशन 32 डिग्री आया क्या? डेविएशन कितना आया बच्चों? स्नेल्स लॉ लगाएं, क्या मिलेगा? 1 into sin 53 is equal to 4/3 into sin r। तो इसको आप लिख दो 4/5, ये हो गया 4/3 into sin r। तो sin r की वैल्यू हो जाएगी कितना बच्चों? 3/5। तो r को लिख सकते हैं कितना? 37 डिग्री। 53 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ था, 37 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो रहा है। डेल्टा मॉड आई माइनस आर होता है। क्या ये 16 डिग्री के बराबर हो जाएगा? हाँ सर 32 आता है। यहाँ पर ये खत्म नहीं होता है, इसके बाद क्या है? हाँ सही कहा। एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, है ना? ये ग्लास स्फीयर से बाहर भी तो निकलेगी लाइट। तो ये मान लो ए पॉइंट पे इंसिडेंट हुई थी। अच्छा, ए पॉइंट पर अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो क्या सेंटर से ज्वाइन कर सकते हैं? वही नॉर्मल लाइन हो जाएगी। तो ये जो लाइन हम लोग बना रहे हैं AC, यही तो नॉर्मल है। इसीलिए तो 53 डिग्री को एंगल ऑफ इंसिडेंस यूज कर दिया मैंने। फिर रे का रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ तो इस तरह से रे ट्रेवल करके मान लो यहाँ पर B पॉइंट पर इंसिडेंट होती, तो इधर अगर मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है तो क्या करूं? B को C से ज्वाइन करूंगा, तो ये नॉर्मल बन जाएगी BC। ये एंगल 53 डिग्री है, तो इधर जो एंगल बनेगा वो 37 डिग्री बन ही रहा है, ये हमने पता किया है। अब देखो, क्या ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्या? AC रेडियस के बराबर है, BC भी रेडियस के बराबर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ये एंगल 37 डिग्री के बराबर हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं फिर से ये रे 53 डिग्री एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी? 53 पे इंसिडेंट हुई, 37 पे एंटर करी, 37 पे वापस इंसिडेंट हुई, 53 पे बाहर निकली। अब जो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 डिग्री का डेविएशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इधर जब आप डेविएशन निकालोगे तो क्या वो भी 16 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा? हाँ सर। तो डेल्टा इज इक्वल टू 16 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस 16 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो टोटल डेविएशन आ जाएगा आपका कितना? 32 डिग्री के बराबर। फिर हमको बोल रहे हैं टाइम कितना लगेगा। देखो, टाइम पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पीड इनसाइड द ग्लास स्फीयर हम पता लगा सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला C/N यूज कर दूंगा। C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये है कितना? म्यू, इसका 4/3 है।
तो ये वैल्यू हो जाएगी 9/4 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी इनसाइड ग्लास स्फीयर इतनी हो जाएगी। अब हम क्या करें, सी पॉइंट से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो डी आ जाएगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी AD बराबर है BD के। कंसिडर ट्रायंगल ACD। तो आप क्या लिख सकते हो, cos 37 डिग्री इज इक्वल टू कितना, AD डिवाइडेड बाय AC। AC हाइपोटेनियस है, AD बेस हो जाएगा। cos 37 को लिख देते हैं 4/5 इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय AC। AC रेडियस है, उसको 10 सेंटीमीटर लिख दो। तो ये AD की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। AD 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका मतलब AB कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16 सेंटीमीटर। तो जो टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, उसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस इतने चलिए 16 सेंटीमीटर, तो 16 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं उसको। टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा कितना, 64/9 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। इतना टाइम इसको क्रॉस करने में लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? अब देखिए, ये तो क्या हुआ, मतलब स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, है ना, रे का डेविएशन वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग टाइप की सरफेसेस है उसमें अपन ने देखा है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज अपन ने अभी नहीं पढ़ी है, वो क्या है, देखो, कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल। देखिए, मानो क्या है, लाइट जो है वो किसी बाउंड्री पे इंसिडेंट हुई और डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। तो रिफ्रैक्ट होगी और अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी।
ये मीडियम डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND मान लेता हूं, और दूसरी तरफ जो मीडियम है वो रेयरर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR मान लेता हूं। इक्वेशन आप क्या लिखोगे? ND इंटू साइन आई इज इक्वल टू NR इंटू साइन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा क्या? That is when angle of incidence is increased, angle of refraction also increases. क्यों? तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ऐसा होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होने का मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पूरी तरह से ये सरफेस के पैरेलल ही रिफ्रैक्ट होगी। है ना? ये जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की क्या डेफिनेशन हो जाएगी बेटे? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium for which light gets refracted at 90 degrees in the rarer medium. For which light gets refracted at 90 degrees in the rarer medium. वो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जिसके लिए लाइट रे कितने एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाती है? 90 डिग्री पर रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है ना? एंड दिस एंगल is constant for a given pair of medium. For a monochromatic ray. मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेव। और वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम into sine of theta c is equal to refractive index of rarer medium into sine of 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा?
साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई एन डी। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ एन आर बाई एन डी। ये वैल्यू इसकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ एन आर बाई एन डी। क्या ये बात समझ में आती है बेटे? अब इसमें एक और मुद्दे की बात है कि अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेंसर मीडियम में बन रहा है उसको मैं क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दूं तो क्या होता है? देखो अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आपको क्या है, साइन आर की कोई भी साइन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल जाएगी, या यूं कहें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की कोई भी रियल वैल्यू हमको नहीं मिल पाएगी। तो इसका मतलब क्या निकाले हम? इसका मतलब ये निकालें कि ऐसे केस में रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, या यूं कहे कि क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइट बाउंड्री के बाहर ही नहीं निकल पाएगी, है ना? मतलब क्या है, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? When angle of incidence in denser medium becomes greater than the critical angle, then all the energy carried by the incident ray gets reflected back into the gets reflected back into the medium of incidence. This phenomena is called as total internal reflection. ये बाउंड्री है बेटा, और इस बाउंड्री पर
क्या इंसिडेंट हुई है? एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे इंसिडेंट हुई है। और किस साइड ऑफ द मीडियम से इंसिडेंट हुई है? डेंसर साइड। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कैसा है? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्या होता है, कोई भी रे वो दूसरे साइड पे नहीं जाएगी, पूरी की पूरी रे का क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और आई एंगल पे इंसिडेंट रिफ्लेक्शन हुआ है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा आई एंगल पे वापस। आई बात समझ में? इसको बोलेंगे क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे आप ऐसे समझिए कि हमको कहा जाए कि भाई ये एक ग्लास प्रिज्म है और ये एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। ये एंगल मान लो दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। और एक रे ऑफ लाइट एसी के पैरेलल ट्रेवल करते हुए ए बी इंटरफेस पे इंसिडेंट होती है। तो हमें पता लगाना है फाइंड द टोटल डेविएशन in the incident ray. Consider all reflections and refractions. तो कैसे करेंगे इसको बच्चों? देखो, ए बी इंटरफेस पे तो नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, तो यहां से तो क्या होना चाहिए? क्या हम बोल सकते हैं कि ये सीधी निकल जाएगी यहां से तो, या कुछ डेविएशन होगा ए बी इंटरफेस पे बच्चों? सीधा निकल जाएगा। ए बी से तो ये सीधा निकल जाएगी। यहां से सीधी निकल गई, है ना? अब देखिए सीधी निकल गई, एसी पे इंसिडेंट होगी। एसी पे नॉर्मल बनाते हैं हम, तो एसी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? अब देखिए क्या है, ये एंगल 60 है तो इधर एंगल 30 मिलेगा। ये 90 डिग्री है और ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना? अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया मैंने, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है। अब कैसे सॉल्व करें इसको? देखो, अगर आप स्नेल्स लॉ डायरेक्टली लगाने जाओगे तो क्या होगा
आप लिखोगे इक्वेशन क्या, √2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस। तो आ जाएगा √2 इंटू √3/2 इज इक्वल टू साइन ई। मतलब साइन ई का वैल्यू कितना आ गया बेटे, √3 डिवाइडेड बाई √2, मतलब √3/2 आ गया। क्या ये ग्रेटर देन 1 आ गया क्या, बोलिए। हाँ सर। इसका मतलब क्या है, नो रियल वैल्यू ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस एग्जिस्ट। या सिंपली हमें लिखना है क्या, इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। देखो कैसे, क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। पहली कंडीशन क्या है, डेंसर मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए, तो ये वाली रे तो डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल सही बात है। क्रिटिकल एंगल कितना होगा, क्रिटिकल एंगल होगा साइन इनवर्स ऑफ n ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय n ऑफ डेंसर मीडियम, मतलब 45 डिग्री के बराबर होगा। होगा बेटे। और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो हम देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन ऑफ TIR सेटिस्फाइड है। अगर अपन पहले चेक कर लेते हैं तो हमें ये स्नेल्स लॉ लगाते ही नहीं, क्यों लगाते हैं, जब रिफ्रैक्शन होना ही नहीं। तो क्या होगा, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी इधर फिर से मिलेगा कितना हमको, 60 डिग्री मिलेगा बेटा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ऐसे डेविएट हो गया। ऐसे नहीं जाएगी, कैसे जाएगी ये, सच दैट ये एंगल भी कितना आएगा, 60 डिग्री के बराबर। ये 60 है, ये 30 है, ये वाला 30 है। तो अब आप देखो, क्या ये पूरा एंगल 120 डिग्री बन गया बेटे। और अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बना दूंगा तो क्या ये एंगल 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा, और ये 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो क्या ये वाला एंगल पता लगा सकते हैं अपन। हम दोबारा से इक्वेशन लगा देंगे, क्या आ जाएगी, √2 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस। तो √2 इंटू 1/2 इज साइन ई। इसका मतलब ई की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी ना।
क्यों बेटे? हाँ सर। अब हमें टोटल डेविएशन की बात करनी है, तो टोटल डेविएशन कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इस पॉइंट को आप मान लो P और इस वाले पॉइंट को बोल देते हैं Q। तो एक तो डेविएशन P पॉइंट पे हुआ है, एक Q पॉइंट पे हुआ है। P पॉइंट पे जो डेविएशन हुआ है वो हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उस डेविएशन को, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन से डेविएशन हुआ है, तो उसको 180 माइनस 2i ऐसा लिख देंगे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री था। इतना डेविएशन हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस उसके बाद Q पॉइंट पर जो डेविएशन हुआ है बच्चों वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, और वो रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है। तो मॉड ऑफ i माइनस r मतलब 45 माइनस 30 डिग्री, वो हुआ है किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस 15 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा बेटे? 60 माइनस 15 मतलब 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। और देखिए भाई, मान लो ये हमें क्या है, एक ब्लॉक ऑफ ग्लास स्लैब दिया हुआ है, और इस पर हम क्या करते हैं, एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं जो कि 45 डिग्री पर इंसिडेंट होती। है ना? इसको हम थोड़ा और ऊपर इंसिडेंट कर देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि भाई ये सीटी पर, मतलब ऐसे। क्या होगा बेटे? ये ग्लास रे रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होकर के किसी आर एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी। अच्छा, जब तक रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों भाई? रिफ्रैक्शन होना ही होना है, TIR के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, यहाँ पर एयर है, इधर भी एयर। हमें पता लगाना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ n for which ray does not emerge out of the face CD.
for which ray does not emerge out of the face CD. सर 1 मिनट ऊपर का पेज दिखाइए ना। ओके बेटा। हाँ सर हो गया। चम्मच वो उड़नी थी मुझे, हम कहीं लगा के रख चाहिए, पिन करके रखा था। हाँ बेटे, क्या आंसर आया? हाँ बच्चों बोलिए। क्या कंडीशन लगाएंगे बच्चों? ये जो CD पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है, क्या हम ये बोल सकते हैं I जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए? और I को क्या लिख सकते हैं? 90 - R।
ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। दोनों तरफ आप साइन ले लो तो आपको मिल जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा क्रिटिकल एंगल। साइन 90 माइनस आर को कॉस आर लिख सकते हैं। ये साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? साइन थीटा सी की वैल्यू क्या होती है? एन ऑफ रे ऑफ मीडियम है एयर, डेंसर मीडियम है, एन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन। तो क्या ये वैल्यू बच्चों अपने पास आ जाएगी 1/n? क्यों बेटे? तो साइन थीटा सी की जगह लिख देते हैं 1/n। अब हमें तो n की वैल्यू पता लगानी है, तो ये cos r को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। cos r को कैसे एलिमिनेट करें? स्नेल्स लॉ BC पे तो लगा ही सकते हो आप, कि वहां तो रिफ्रैक्शन हुआ है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन 45 इक्वल टू n इंटू साइन r। इसका मतलब साइन r की क्या वैल्यू आ जाएगी? साइन 45/n मतलब 1/√2n। ये साइन r की इतनी वैल्यू आ जाएगी। साइन r इतना आ गया तो कॉस r को क्या लिख सकता हूँ मैं? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर r यानी 1 माइनस 1/2n स्क्वायर। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2n स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1/n। दैट मीन्स इसका स्क्वायर कर दो पूरे का, तो 1 माइनस 1/2n स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1/n स्क्वायर, यानी कि 1 शुड बी ग्रेटर देन 1/n स्क्वायर प्लस 1/2n स्क्वायर। तो वो हो जाएगा कितना? 3/2n स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 3/2, यानी कि n शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 3/2। क्या ये बात समझ में आती? इज इट क्लियर बच्चों? ये बात समझ में आई?
बोलिए बच्चों, क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा। अच्छा, अब देखो, तो आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशंस हो जाती हैं? एक हो जाती है रे को डेंसर मीडियम से ही इंसिडेंट होना। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, है ना? अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। देखो, ये एक इंटरफेस है जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। ऑब्जर्वर किसी एक मीडियम में है और वो किसी दूसरे मीडियम में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहा है। इसको बोल सकते हैं NR NI। एक मीडियम से रे इंसिडेंट होंगी, दूसरे मीडियम में जाएंगी, तो जिस मीडियम में इंसिडेंट हो रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहेंगे क्या? NI। जिस मीडियम में रे रिफ्रैक्ट होकर के जा रही है उसको कहेंगे NR। अब देखो क्या होगा, ये रे डेविएट हो जाएगी अपने कांच से। डेविएट हो जाएगी तो क्या हम बोल सकते हैं कि अब इस रे को जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो वो O पॉइंट पर मिलती हुई नजर नहीं आएंगी। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेस और ध्यान दो, यही रेस ऑब्जर्वर की आंख में एंटर कर रही हैं। Will not be at the object. It will be at some other position. So the observer will feel that object is placed at point of intersection of refracted rays। क्या ऐसा लगेगा बच्चों उसको? ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज पे रखा होगा, है ना?
अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कैसे करें हम, देखो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, एक इससे निकलने वाली रे तो सीधी निकल जाएगी, दूसरी रे क्या है, ऐसे जा रही है ना। इस एंगल को यदि आप आई बोलते हो तो यहाँ भी एंगल जो बन रहा है वो आई हो जाएगा। ये एंगल यदि आर है तो इस रे को जब मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये पूरा एंगल आर बन जाएगा, ये पूरा एंगल आर है तो ये एंगल भी आर बन जाएगा। ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी साबित हो, और इस AO डिस्टेंस को हम बोल देते हैं D, और ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, ये दूसरी रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे आ रहा है उसको बोल देंगे क्या, इमेज। तो जो AI डिस्टेंस है उसको बोल देते हैं D डैश। नाउ लुक एट ट्राइंगल AOB। AOB ट्राइंगल में आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं, tan I इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई D, या AB की वैल्यू आ जाएगी कितना, D tan I। एंड सिमिलरली लुक एट ट्राइंगल AIB, उसमें अगर आप देखोगे तो tan R की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB डिवाइडेड बाई AI दैट इज D डैश। तो AB की वैल्यू आ जाएगी D डैश इंटू tan R। AB को इक्वेट कर दो आप तो क्या मिल जाएगा आपको, D डैश इंटू tan R इक्वल टू D इंटू tan I। इसका मतलब D डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, D tan I बाई tan R। अब देखो ये एक्सप्रेशन तो हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि D डैश की वैल्यू तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R पे डिपेंड करेगी। मतलब अलग अलग एंगल पे जो रेज इंसिडेंट हो रही हैं वो जब रिफ्रैक्ट होंगी तो नॉर्मल को अलग अलग पॉइंट पे कट करेंगे। वो रे क्या होंगी, नॉर्मल को अलग अलग पॉइंट पे कट करेंगे। बात बिल्कुल सही, बिल्कुल करेंगे। लेकिन ध्यान दो कि अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है कुछ, तो उसकी आंख में जो रे एंटर कर पाएंगी, क्या वो सबकी सब छोटे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाली रेज ही उसकी आंख में एंटर कर पाएंगे क्या? बोलिए बच्चा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, फॉर नॉर्मल व्यूइंग I will be tending to 0 and R will also be tending to 0। I और R दोनों 0 को टेंड कर रहे होंगे, इसका मतलब tan I को अप्रोक्सीमेटली sin I और tan R को अप्रोक्सीमेटली sin R लिख सकता हूं। तो D डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, D इंटू साइन I बाई साइन R।
और क्या साइन आई बाई साइन आर का रेशो एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है क्या? बोलो बच्चों। क्या इसको एन आर अपॉन एन आई लिखते हैं स्नेल्स लॉ की मदद से? तो इसका मतलब डी डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी? डी डैश की वैल्यू आ जाएगी डी डिवाइडेड बाई एन आई बाई एन आर। डी डैश की वैल्यू आ जाएगी डी डिवाइडेड बाई एन आई। इज इट क्लियर बच्चों? लिख सकते हैं ऐसा? हाँ सर। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला तब लगेगा व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल। या यूं कहें कि नियर नॉर्मल इंसिडेंट रेस। या पैरेक्शियल रेज आर कंसिडर्ड। डी डैश क्या है? डी डैश इज distance of image from the surface। D क्या है? distance of object from the surface। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इसमें ये जो ऑब्जर्वर है जो कि रिफ्रैक्टेड मीडियम में रखा हुआ है, इस ऑब्जर्वर को क्या इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों दिखाई देंगे या सिर्फ इमेज ही दिखाई देगा? बोलिए बच्चों। जैसे हम मान लो मिरर के सामने खड़े हुए हैं, हमारे पास में कोई हमारा फ्रेंड खड़ा हुआ है, तो हमें क्या होता है, मिरर में फ्रेंड की इमेज दिखाई देती है और फ्रेंड डायरेक्टली भी दिखाई दे रहा है। वी आर एबल टू बोथ सी द बोथ, ऑब्जेक्ट भी देख पा रहे हैं और ऑब्जेक्ट की इमेज भी देख पा रहे हैं। इस केस में क्या होगा? सिर्फ ऑब्जेक्ट देख पाएंगे ना। हाँ, सिर्फ उसकी इमेज ही देख पाएगी अपनी, हाँ हाँ वही। है ना? मतलब हमारी आंख में तो सिर्फ रिफ्रैक्टेड रेज ही जा पा रही है ना, जो बेंड होने के बाद जो रेज बनी है वही जा पा रही है हमारी आंख में। ओरिजिनल जो इंसिडेंट रेज थी वो तो हमारी आंख में जा ही नहीं पा रही। समझ में आई बात? ये आपको याद रखना है। इसमें कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल ऑलवेज लाई ऑन सेम साइड ऑफ सरफेस ऑफ डिफ्रैक्शन।
ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो सेम साइड ऑफ सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन पे लाई करेंगे। दूसरा क्या है? एन आई क्या है? एन आई इज refractive index of the medium in which incident rays are traveling. Incident rays travel. एन आर क्या है? जिसमें रिफ्रैक्टेड रेस ट्रेवल करती है ना। मतलब जैसे सिंपल सी बात है कि अगर मान लो आपसे कहा जाए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि वाटर में रखा हुआ है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया गया 4/3। यहाँ कोई ऑब्जर्वर है जो कि एयर में है और ये डेप्थ जो है वो हमें दी हुई है कितनी? मान लो 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें पता लगाना है कि एट व्हाट डिस्टेंस the object appears to the observer. ऑब्जर्वर को कितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट नजर आएगा। तो हम सिंपली फॉर्मूला लगा दें। क्या लगा दें? डी डैश इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एन आई बाई एन आर। ऑब्जेक्ट से रेस चल करके ऑब्जर्वर तक जाएंगी तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई एन आई इज 4/3 डिवाइडेड बाई एन आर दैट इज 1। तो क्या ये 18 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या? क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? है ना। ये 18 सेंटीमीटर पे इसको दिखाई देगा। अच्छा बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। अभी 12th क्लास का वो सेमीकंडक्टर वाला लेक्चर भी है अपना, तो उस लेक्चर में आने वाले हो तुम लोग? हाँ सर। 10:15 से है वो लेक्चर, है ना। दैट लेक्चर इज फ्रॉम 10:15। तो अभी हम इसको यहाँ पे रोकते हैं, फिर वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सेमीकंडक्टर के लेक्चर में मिलते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को, है ना। स्टार्ट करने वाले हो वो चैप्टर?
सेमीकंडक्टर्स, हाँ सेमीकंडक्टर्स तो उसमें पहले से चल रहा है ना। तुम लोगों ने अटेंड किया है क्या अभी तक सेमीकंडक्टर का कोई लेक्चर? एक किया था। हाँ सर किया। हाँ किया है ना। हाँ कितने लोगों ने किया है? सर मैंने किया है। अच्छा, रेज हैंड करो। बाकी लोगों ने? मानस, तुमने नहीं अटेंड किया बेटा सेमीकंडक्टर का लेक्चर अभी? नहीं सर। अच्छा, क्यों भाई, कोई विशेष कारण? ओम, रोहन, तुम लोग क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो वही वाले लेक्चर्स? क्या ज्यादा लेक्चर्स हो जाते हैं ये बात है या कुछ और बात है? या सेमीकंडक्टर्स पढ़ रखा है? देखो, अगर रीजन ये है कि भाई सेमीकंडक्टर पढ़ रखा है, आता है अपने को, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर अपने को नहीं आता है फिर भी अपन नहीं अटेंड कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, करना चाहिए। चलिए ठीक है, अभी 10:15 से लेक्चर है, मैं लिंक तो शेयर करूंगा। सर शाम को भी लेक्चर लेक्चर कितने घंटे का? नहीं, शाम को नहीं है बेटे। शाम वाला लेक्चर ही एक्चुअली अभी शिफ्ट कर दिया है। ओके सर। 3 घंटे का। हाँ सर। हाँ सर।